सभी बच्चे ध्यान दें। आज हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे। इधर ध्यान दीजिए कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। सबसे पहले इसको हम डिफाइन करते हैं। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसको हम लिख देते हैं आप लोगों के लिए। फॉर एवरी एक्शन there is an equal and opposite reaction। हिंदी में इसे कहते हैं प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। अब यहाँ हम इसको एक चित्र द्वारा समझा देते हैं। ये कोई एक बॉडी ए है, दूसरी बॉडी बी है जो आपस में टकरा रही हैं। टकराते समय ये फोर्स लगाएगी एफ ए बी और ये फोर्स लगाएगी एफ बी ए। यहाँ पर एक फोर्स को हम एक्शन कहेंगे और दूसरी को रिएक्शन कहेंगे। एक्शन फोर्स यहाँ पर इज इक्वल टू एफ ए बी। रिएक्शन फोर्स इज इक्वल टू एफ बी ए। ध्यान रहे ये दोनों फोर्स एक दूसरे की इक्वल एंड अपोजिट होती हैं। और एक और खास बात ध्यान रखिए, एक्शन एंड reaction never act on the same body। मतलब एक्शन और रिएक्शन कभी भी एक वस्तु पर नहीं लगते हैं, सदैव अलग अलग वस्तुओं पर लगते हैं। जैसे यहाँ ए बी पर फोर्स लगाएगा वो एक्शन है, बी ए पर फोर्स लगाएगा वो रिएक्शन है। और वेक्टर इक्वेशन ऑफ एक्शन and reaction can be written as FAB in vector FAB plus vector FBA is equal to 0 or FAB vector is equal to minus vector FBA। ये सभी बच्चे ध्यान रखें। एक्शन और रिएक्शन मैग्नीट्यूड में बराबर होते हैं लेकिन साइन में एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अब हम न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स ले रहे हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिए, वॉकिंग ऑन ग्राउंड। जब हम जमीन पर चलते हैं तो किस प्रकार से न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन लगता है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जब हम चल रहे हैं तो हमारे पैर द्वारा
अर्थ पर फोर्स F लगाए जाते हैं, यानी फोर्स F से हम जमीन को प्रेस करते हैं। जब जमीन को प्रेस करते हैं तो अर्थ उसके रिएक्शन में फोर्स F डैश हमारे पैर पर लगाती है। F डैश के दो कंपोनेंट हो जाते हैं, F डैश साइन थीटा एंड F डैश कास थीटा। F डैश साइन थीटा वर्टिकल कंपोनेंट है जो बॉडी वेट को बैलेंस करता है, और F डैश कास थीटा जो है वो हमें मोशन प्रदान करता है। इस तरह से हम जमीन पर चलते हैं। फिर है वॉकिंग ऑन सैंड। अब देखिए वॉकिंग तो सेम है, पर सैंड में रिएक्शन फोर्स कम हो जाता है। क्यों? जो सैंड होती है वो बहुत लूज होती है, जब उस पर पैर रखते हैं तो दब जाती है। दब जाने से F डैश का मान कम हो जाएगा। जब F डैश का मान कम हो जाएगा तो दोनों कंपोनेंट छोटे हो जाएंगे, और जब ये कंपोनेंट छोटे हो जाएंगे तो रिएक्शन कम मिलने के कारण हम अच्छी तरह से नहीं चल पाते हैं। इसलिए सैंड पर चलने में कठिनाई होती है। यही बात आइस में लागू होती है। आइस सैंड दब जाती है और आइस में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो कम होता है, जिसके कारण रिएक्शन कम मिलता है। जब रिएक्शन कम मिलता है तो आइस में भी चलने में परेशानी होती है। थर्ड केस है पुलिंग ए कार्ट बाई हार्स। यहाँ ध्यान दीजिए, इस फिगर में मैंने बनाया है, ये फोर्स F हार्स के पैर द्वारा जमीन को प्रेस किया जाता है, जिससे फोर्स लगता है, और उसके रिएक्शन में फोर्स F डैश ऊपर की ओर लग रहा है, जिसके दो कंपोनेंट हो जाते हैं, F डैश साइन थीटा एंड F डैश कास थीटा। फिर उसी प्रकार से F डैश साइन थीटा कार्ट और हार्स दोनों के वेट को बैलेंस करता है, और F कास थीटा कार्ट को मोशन देता है, यानी हार्स भी आगे बढ़ता है और कार्ट भी उसी के साथ आगे बढ़ती है। इस तरह से यहाँ पर भी न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के द्वारा ही गति होती है। अब स्विमिंग का केस आता है। इसको समझने के लिए सब बच्चे इधर ध्यान देंगे। स्विमिंग करते समय हम जल पर लेट जाते हैं, और लेट करके जल को हाथ से पीछे की ओर हटाते हैं। जब जल को हम पीछे की ओर हटाते हैं तो जल हमारे हाथ पर रिएक्शन लगाता है और हम आगे की ओर बढ़ जाते हैं। ये मान लेते हैं कि जल स्थिर है तो हम आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। इस प्रकार से स्विमिंग होती है। वहाँ भी एक्शन और रिएक्शन दोनों फोर्स के द्वारा ही हम जल के ऊपर आगे बढ़ते हैं। अब आता है फ्लाइट ऑफ रॉकेट। यहाँ एक छोटा सा मैंने चित्र बनाया हुआ है। ये रॉकेट बना हुआ है और ये बर्न्ड गैसेस है। बर्न्ड गैसेस बाहर की ओर निकलती हैं तो ये एक्शन हो गया, यानी फोर्स है, इसको F कह सकते हैं। और ये इधर की ओर रिएक्शन हो गया, F डैश हो गया। एक्शन एंड रिएक्शन। अब गैसेस नीचे की ओर चल रही हैं और रॉकेट ऊपर की ओर चल रहा है। तो इस तरह से न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन यहाँ भी लगता है, और उसी की सहायता से हम अंतरिक्ष में रॉकेट के द्वारा आगे बढ़ते हैं। क्यों? अंतरिक्ष में वायुयान नहीं चल सकता है। इसको हम अपने घर में भी समझ सकते हैं। इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि एक छोटा सा बैलून ले लीजिए, जिसको फुला दीजिए, और जब बैलून फूल जाए तो उसका मुंह दबा करके हाथ से, और हाथ को इस तरह से क्षैतिज करके एकदम छोड़ दीजिए। जैसे आप छोड़ेंगे तो बैलून से एयर बाहर की ओर निकलेगी, और जब एयर बाहर की ओर निकलेगी तो उसके रिएक्शन में बैलून पीछे की ओर हट जाएगा, यानी बैलून पीछे की ओर गति करेगा और एयर आगे की ओर गति करेगी। इस तरह से हम रॉकेट की क्रिया को बहुत आसानी के साथ समझ सकते हैं। लास्ट केस है फायरिंग ऑफ ए गन। जब गन को फायर किया जाता है तो गन से बुलेट आगे की ओर निकलती है। जब बुलेट आगे की ओर निकलती है तो वो इसके ऊपर एक्शन लगाती है गन के ऊपर, और रिएक्शन के द्वारा गन पीछे की ओर हटती है,
ये बुलेट इधर को जाती है और गन पीछे की ओर हटती है, इसको बोला जाता है रिकॉइल ऑफ गन। ये बहुत पॉपुलर एग्जांपल है, बहुत बार पूछा जाता है कि जब गन से बुलेट फायर की जाती तो गन पीछे की ओर क्यों हटती है। सिंपल सा एग्जांपल है, जब बुलेट आगे की ओर बढ़ती है तो वह एक फोर्स लगाती है गन के ऊपर और उस फोर्स के कारण गन पीछे की ओर हट जाती है। यानी बुलेट एक्शन लगाती है और गन उसका रिएक्शन देती है, जिसके कारण वह पीछे हट जाती है। इस प्रकार से यहाँ भी न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का उपयोग होता है। सभी बच्चे समझ गए होंगे और आप इसी तरह के अन्य एग्जाम्पल आप पढ़िए और पढ़कर समझने का प्रयास करिए।